हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। सर्कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये छठा सेशन है और ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ बहुत अच्छे प्रश्न। जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 179 178 तक आपको जो क्वेश्चन है वो सारी पीडीएफ डिवोशन के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप पीडीएफ डाउनलोड करें ताकि क्वेश्चंस आपको बार बार लिखने ना पड़े। जरा आगे देखिएगा क्या बोल रहा है। देयर आर 6 इक्विडिस्टेंस पॉइंट्स ये दिए हुए हैं और फिर पूछा गया आपसे इस एंगल DCF की वैल्यू क्या होगी। आपको सर्कल पर 6 पॉइंट्स बताए गए हैं और वो 6 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से मैं आपको कई बातें बताता हूं। ये 6 पॉइंट्स हो सकते हैं, या 8 पॉइंट्स हो सकते हैं, ये 10 पॉइंट्स हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कैसे करना चाहिए, सारे के सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखो, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, जरा बोर्ड पे देखिएगा, और इसने कहा कि 6 पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये जो परिधि है, ये जो सर्कमफ्रेंसेस है, इसके 6 बराबर हिस्से कर लूं मैं। अगर ये 2 पाई आर है सर्कमफ्रेंसेस, मान लीजिए कि ये पूरा 6 है, तो 6 हिस्से करने चाहिए मेरे को। समझ पा रहे हैं आप? जरा देखो बोर्ड पे, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर ये पहला पॉइंट है और यहां पर अगर मैं 6 पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये 2 पॉइंट यहां पर होने चाहिए, 2 पॉइंट यहां होने चाहिए और 2 पॉइंट यहां होने चाहिए, लगभग रफली। क्योंकि ये डायग्राम आपको एग्जाम में कोई देखने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपकी खुद की मदद के लिए, बट मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं इसलिए मैंने लगभग बराबर करने की कोशिश की। ये ABCDEF 2 बातें हैं। एक तो बोला गया समान क्रम में, तो आप A से लेकर के इसका क्रम नहीं तोड़ सकते, और दूसरा बराबर दूरी पर, तो इनके बीच का गैप भी आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। अब सीधी सी बात है, सवाल क्या पूछा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा। और आज के जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो कुछ डिफरेंट है, हालांकि सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं। देखिए जरा, उससे पूछा DCF, डी रहा, CF ये रहा ऊपर। तो जरा देखिएगा, यहां पर मैं बात करूं तो ये किस एंगल की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हमसे इस एंगल की। ये D से मिला रहा है C को, D से मिला रहा है C को, और F से मिला रहा है किसको बताइए? C को। ये इस एंगल की बात कर रहा है हमसे, दिस एंगल। ये एंगल कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। दिस एंगल DCF, DCF कुछ भी पूछ सकता है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं आपको अभी तरीका बताता हूं, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, ये सर्कल जो है, अगर हम यहां बात करें तो इसमें 6 पॉइंट्स हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स हैं तो आप एक बार ये देखिएगा कि ये 2 पॉइंट इस CF के इधर हैं लेफ्ट में, और 2 पॉइंट इसके राइट में हैं। यानी कि मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये CF देखने में भी पता लग रहा है, ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का सेंटर है। क्लियर कट समझ में आ रहा है? सेंटर है मतलब सेंटर पर आपको मैंने बताया था कि 360 डिग्री बनता है, सब जानते हैं, तो बहुत छोटी बात है। अगर हम यहां से बात करें तो मुझे यह बता दीजिएगा केवल, अगर मैं इसको इस तरह से मिलाना चाहूं यहां पर, तो ये छठा हिस्सा है। सेक्टर की हमारी बातचीत हुई थी, ये पूरा की पूरा पाई आर स्क्वायर है। परिधि बढ़ती है 2 पाई आर में से, जबकि ये सेक्टर बढ़ते हैं, आर्क बढ़ती है 2 पाई आर में से। 6 इक्वल आर्क हैं, और सेक्टर जो होता है वो बढ़ता है एरिया में से, पाई आर स्क्वायर में से। तो मुझे आप ये बता दीजिएगा केवल कि ये टोटल तो 360 एंगल होता है, ये 6 बराबर के हिस्से होंगे कि नहीं होंगे। ये पहला हिस्सा एक बार ये समझिए, फिर बात करेंगे। ये दूसरा हिस्सा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ये 6 हिस्से हमारे को नजर आ रहे हैं यहां पर। अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो मुझे आप ये बता दीजिएगा कि ये जो कोई भी एक हिस्सा ले लीजिए, अगर मान लीजिए मैं ये वाला हिस्से की बात करूं तो ये एंगल, इसको O नाम दीजिएगा। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एंगल BOC कितना होगा, तो मैं समझता हूं आप कहेंगे 60 डिग्री होगा।
BOC कितना होगा? 60 डिग्री होगा, बल्कि BOC नहीं, COD भी 60 होगा, DOE भी 60 होगा, और DOF पूछूं तो 120 होगा। 60 और 60 120। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंगल आपको सारे नजर आ रहे हैं। अब जो पूछा वो क्या था? वो था DCF। तो सेंटर पर नहीं पूछा उसने, यहां पूछा। ये वाला उसको चाहिए, ये वाला जो मैंने येलो कलर से बनाया है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। ये कितना होगा? DCF। तो एक बात बताइए मेरे को, क्या ये DCF में ये वाला एंगल आपको पता है? हां, ये 60 डिग्री है, ये बिल्कुल पता है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो OD है, क्या ये रेडियस है? हां। क्या ये OC रेडियस है? बिल्कुल रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो रेडियस तो एक सर्कल में एक ही होती है, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया? हां, बन गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो ये दो हिस्से, ये अगर दो साइड्स बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए। और आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। इस 60 को हटा दीजिए, 180 में से 60 को घटा दीजिए, बचा 120, उसे दो बराबर भागों में बांट दीजिए, तो ये 60-60 होंगे। चाहे आप DCF की बात कर लो, चाहे आप यहां पर DCF की जगह CDA की बात कर लो, कुछ भी ले लो, ये 60 डिग्री होगा। तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहां पर आंसर होगा 60 डिग्री। मान लीजिए, एक बार मैं कुछ बताना चाहता हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सपोज यही सर्कल होता और यहां पर हिस्से होते 8। कितने हिस्से होते? 8। मान लीजिए, हो सकता है ऐसा 8 होते, 10 होते। अगर मान लीजिए मैं बात करूं, ये मेरे पास में ये बिल्कुल आमने सामने है। ये प्रश्न क्या होते हैं? अच्छे प्रश्न बनते हैं 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, इस तरह से। तो जरा देखिए, जैसे 8 ले लो या 10 ले लो। अगर आप 10 लेना चाहते हो तो 4 अपन ऊपर लेते हैं, 1 2, भाई 4 हम ऊपर लेंगे, 1 2 3 4, और 4 हम लीचेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये टोटल 10 हिस्से हो गए। देखो जरा, सेंटर से मैं बात करूं, 10 हिस्से हो गए। ABCDEFGHIJ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये 10 हिस्से हो गए ना। अब ये 10 हिस्से, टोटल तो 360 होता है, टोटल 360 होता है, तो 10 हिस्से यानी हर कोई हिस्सा 36 डिग्री का है। तो आप एक बात बता दीजिए मेरे को, सिर्फ इतनी सी बात बता दीजिए, क्योंकि बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, कहानी पूरी जरूरत नहीं। ये वाला हिस्सा क्या ये 36 डिग्री का है? बिल्कुल है। अगर ये 36 डिग्री का है, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं CF, इसको बना लेते हैं अपन ये कोड। अगर ये CF और आगे मैं कुछ भी पूछ लूं, ये E से बिल्कुल सीधा क्या मिलेगा आपको? J मिलेगा, ये डायमीटर बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं FEJ के बारे में, स्ट्रेट लाइन तो तभी मिल पाएगी। तो फिर ये कितना बनेगा बताइए मेरे को? इस केस में आप क्या करेंगे? 180 में से आपको ये 36 घटाना पड़ेगा, यानी कितना बचेगा? 144, 144, और इसका आधा करेंगे तो ये 72 मिलेगा। क्या मिलेगा? 72, क्योंकि ये तो दोनों बिल्कुल क्या है बताइए? बराबर है। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है और ये बिल्कुल तुरंत आंसर आना चाहिए। ये प्रश्न संख्या 180। प्रश्न थोड़ा लेंथी दिख रहा है और मैं आपको बताना चाहूंगा, CGL 2019 में पूछा गया प्रश्न है, हूबहू एज इट इज। जरा बोर्ड पे देखिएगा, और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अ सर्कल टचेस द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल चाहिए मेरे को, द पॉइंट X। अब ये सर्कल है, सर्कल भी है और एक ट्रायंगल भी है। ये एक नई चीज है, ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज है। अगर आप 5 मिनट कंसंट्रेट करेंगे तो ऐसे प्रश्न मेंस में आते हैं और आप इसको 10-15 सेकंड में निपटा सकते हैं। आप आने वाले 5 मिनट बहुत ही ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, आप एक सर्कल पहले बना लो या एक ट्रायंगल पहले बना लो, लेकिन सर्कल टचेस द साइड QR ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाना ज्यादा बेटर होगा। एक बार जरा बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। ये मैंने आपके सामने बनाया ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या है? PQR। अब ये अगर QR पर टच कर रहा है सर्कल, और क्या कह रहा है? सर्कल टचेस द साइड QR
ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर द पॉइंट एक्स, तो कहीं ना कहीं यहां एक्स होगा। लेकिन ये ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो एक आपको आदत पड़ जाएगी बाद में, तो जब प्रैक्टिस करेंगे ये पी क्यू को आप प्रोड्यूस करेंगे आगे तक और पी आर को प्रोड्यूस करेंगे, तब आप सर्कल बनाएंगे। ये एक स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है। आगे एक बार पढ़ो, एक्स तो हम ले लेंगे, एंड साइड्स पी क्यू एंड पी आर, ये पी क्यू और पी आर प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट्स एस एंड टी रेस्पेक्टिवली। तो आपको पी क्यू को आगे बढ़ाना है और पी आर को भी आगे बढ़ाना है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कोई अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बिंदु, एक वृत्त बिंदु एक्स पर ट्रायंगल की भुजा क्यू आर को स्पर्श करता है पी क्यू। अब ये क्या है, यहां पर एक सर्कल बनेगा, और सर्कल कैसा बनेगा, एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बन पाएगा मेरे से, लेकिन कुछ कुछ कोशिश करते हैं। और ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है इसको इसने एक्स पॉइंट दिया है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां पर ये सर्कल इस ट्रायंगल की क्यू आर को टच कर रहा है वो एक्स पॉइंट है। और आगे क्या कहा, पी क्यू और पी आर को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया है। एस और टी वृत्त पर स्थित है, एस और टी वृत्त पर स्थित है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये एस है और ये जो पॉइंट है ये टी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एस और टी वृत्त पर स्थित है। ट्रायंगल पी क्यू आर का परिमाप 37 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसका परिमाप 37 सेंटीमीटर है। तो पी टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 37 का आधा कर लीजिए, 18.5 सी आंसर होगा। कितना टाइम लगने वाला है? अरे बस प्रश्न पढ़ने का जितना टाइम लगता है उतना ही लगने वाला है, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला। अब ये मैंने कैसे किया कि सीधा 37 का आधा कर दिया 18.5 और वो आंसर हो गया। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं, रिजल्ट देता हूं और फिर प्रूफ भी करता हूं। एक बार जरा देखिएगा, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिएगा। देखो, आप चाहें तो एक सर्कल बना लें और आप चाहें तो एक ट्रायंगल बना लें, जो दिल करे। देखो मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, सब समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ही बनाता हूं कुछ, लेकिन एक बार अलग से करते हैं अपन तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये ट्रायंगल मैंने बनाया ए बी सी, मैंने ये ट्रायंगल बनाया ए बी सी और इस ए बी को मैंने आगे बढ़ा दिया और इस ए सी को भी मैंने आगे बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक सर्कल बनाने की कोशिश की इस तरह से, और ये सर्कल जो है वो यहां पर इस जगह पर मान लीजिए ये डी पॉइंट पर टच करता है, डी पॉइंट पर टच करता है। ये बी, ये है ट्रायंगल का वर्टेक्स बी है और सी भी है। और ये जो है सर्कल थोड़ा मेरे से ऐसा बन गया, इसको अगर हम आगे तक लेना चाहिए वो बनता है ये थोड़ा, और ये यहां से टच करता, थोड़ा बी से दूर बना दूं मैं, तो ये डी तक हो चुका, ये ई है और ये एफ है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, एक रिजल्ट क्या निकल कर आता है मैं आपको बताना चाहूंगा। एक रिजल्ट निकल कर आता है, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। आपके मेंस में ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा जा रहा है, और अभी मैं 2-3 प्रश्न ऐसे लेने वाला हूं हूबहू एग्जाम में आए हुए। अगर आप ये समझ जाते हैं तो 10 सेकंड का काम लगेगा। इधर देखिए, देखो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है, ध्यान से सुनना, ये कब लागू होता है। एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल को आगे तक बढ़ाया गया और उसके बाद में एक सर्कल बनाया गया, और एक सर्कल जो है वो इस ट्रायंगल के बेस पर टच करता है। या मैं ऐसे कह सकता हूं, इस जो ट्रायंगल है ये इसका एक्स सर्कल है। मेरी बात समझ पा रहे? बाहर बना हुआ सर्कल है बट ये टच करता है। और ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये जो एफ सी है, ये सी एफ जो है, ये सी एफ और सी डी हमारी बहुत अच्छे से बातचीत हो चुकी है। टेंजेंट लाइन है, क्या है बताइए? टेंजेंट लाइन है। अगर बाहर से किसी बिंदु से अगर कोई लाइन सर्कल को एक जगह पर टच करती है तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं, और अगर एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा हो तो मैंने आपको पहले से साबित करके बताया पिछले सेशंस में कि वो हमेशा बराबर होती है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कभी भी आपको ऐसी कोई परिस्थिति मिले तो उसका रिजल्ट हमेशा निकलता है, क्या बताइए? कि ट्रायंगल का पैरामीटर, ट्रायंगल की जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर होगी? वो ट्रायंगल का जो परिमाप है, पैरामीटर मतलब परिमाप, वो किसके बराबर होगा? आप देखिए, ये जो
ये जो ए बी है ये तो साइड है, और इसको बढ़ाया आपने ई तक, आगे भी बढ़ाया, बट मतलब आपको वहां तक है जहां तक ये टच कर रही है, क्योंकि बी ई ये आपकी क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा। तो ये ए ई की बात कर रहा हूं मैं, ए ई की बात कर रहा हूं, तो ट्वाइस ऑफ ए ई, ट्वाइस ऑफ ए ई। आप एक बात बताइए मेरे को, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कह रहा हूं आपको। यहां पर अगर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल है, ये सी डी और सी एफ एक ही बात होती है। मैं अभी आपको बताता हूं सारी चीजें। आप चाहे तो ए ई ले सकते हैं, चाहे तो ए एफ ले सकते हैं। अगर ए एफ लेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए एफ होगा, ये इसके बराबर होता है। क्यों होता है ये मैं आपको अभी बता देता हूं, सारे के सारे स्टूडेंट्स समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, सबसे पहले जो त्रिभुज का परिमाप है वो क्या है, वो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बताइए ये है या नहीं, ये इसका परिमाप है, परिमाप है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको परिमाप नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, सारे के सारे स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये रहने दो ऐसे कि ऐसे, जो ए सी है उसको भी, ये ए सी लिखो, ज्यादा अच्छा है लिखने में क्योंकि अपने लिखा भी उसी फॉर्म में, ए सी इसको भी रहने दो ऐसे कि ऐसे, कोई तकलीफ नहीं है। मैं इसकी बात करना चाहता हूं आपसे, बी सी के बारे में। इसको तोड़ना चाहते हैं अपन, कैसे तोड़ना चाहते हैं मुझे एक बात बताइए। इस बी से लेकर ये डी तक, ये बी से लेकर के डी तक अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये क्या है, वॉट इट इज। अगर इस बी से डी तक बात करूं और बी से ई तक बात करूं, ये क्या है, अरे ये टेंजेंट लाइन है ना। तो एक बिंदु से अगर दो टेंजेंट लाइन है तो वो हमेशा बराबर आती है, वो हमेशा क्या होती है बताइए, बराबर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, बराबर आती है तो मुझे एक बात बताइए, ये जो बी सी है, इस बी सी का क्या मतलब है। क्या इस बी सी का मतलब ये हो सकता है, इसको तोड़ दें तो, कि भाई ये बी डी और डी सी के योग को बी सी बोलते हैं। बी डी, 2 मिनट पेशेंस रख लो, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बी डी और डी सी के योग को बी सी बोलते हैं। असल में मुझे ये चाहिए, तो मेरे को बी डी का सब्स्टिट्यूट चाहिए। अब बी डी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, बीई। बी डी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, बीई। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन बराबर होती है, तो बी डी कह लो चाहे बीई कह लो, एक ही बात है। तो मैं बी डी को बीई कह सकता हूं। इसी तरह से डीसी, ये जो डीसी है, तो सी पॉइंट से अगर मैं चलाता हूं, अगर मैं सी पॉइंट से चलाता हूं, तो सी पॉइंट से चाहे मैं सी डी बोलूं चाहे मैं सी एफ बोलूं, एक ही बात है। तो डी सी, ये डीसी बोलूं चाहे सी एफ बोलूं, एक ही बात है। तो फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं बताइए, जैसे मैं इसको बीई बोल सकता था, वैसे मैं इसे सी एफ बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, सी एफ बोल सकता हूं। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये जो रिजल्ट निकल कर आया, जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या है, वो हमेशा निकल कर आता है कि ये ए बी तो ये रहा और बीई ये रहा। तो ए बी और बीई, देखो समझने की कोशिश करो क्या क्या बच गया। अगर हम एक लाइन में यहां लिख दें, ए बी प्लस बीई प्लस सी एफ प्लस क्या बताइए, ए सी। तो अगर हम यहां देखें तो ए बी प्लस बीई, इसको मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं ए ई। क्या मैं इसे ए ई कह सकता हूं, और ये जो सी एफ है और जो ए सी है, इसको मिलाकर क्या कह सकता हूं, ए एफ। क्या कह सकता हूं, ए एफ। क्या बात को समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ए ई प्लस ए एफ, तो यहां पर मैंने कहा ये दोनों, और यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, मेरी पूरी बात को अटेंशन दीजिएगा। ये बाहर इस पॉइंट से अगर यहां पर मैं इस ए ई की बात करूं, तो एक ही बिंदु से आने वाली दो टेंजेंट लाइन बराबर होती है कि नहीं होती बताइए। तो इसका मतलब ए ई और ए एफ आपस में बराबर होंगी, ए ई और ए एफ आपस में बराबर होंगी, होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि ये तो हम पहले ही बात कर चुके। तो ए ई कह लो चाहे ए एफ कह लो, तो आप क्या कह सकते हो, इस ए एफ को क्या कह सकते हो, ए ई कह सकते हो। इसीलिए मैंने बोला ये सारी कहानी ट्वाइस ऑफ ए ई साबित हो गई। या फिर आप ए एफ रहने दो,
ए ई को क्या कह सकते हो, ए एफ भी कह सकते हो, तो ट्वाइस ऑफ ए एफ हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ क्या बात है, एक ट्रायंगल है जिसको हमने इस तरह से आगे बढ़ाया, साइड्स को, बाहर एक सर्कल बनाया। इस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है, परिमाप है, जो इसका परिमाप है वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा इस ए ई का दुगना होगा या फिर ए एफ का दुगना होगा। तो मैंने आपको परिमाप बताया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर मैंने इस बी सी को दो हिस्सों में तोड़ा, मैंने बी सी को दो हिस्सों में तोड़ा, बी डी और सी डी, बी डी और डी सी, इसको तोड़ा, फिर मैंने बी डी को आपको बताया कि मेरे को चाहिए तो ये कि बी डी को मैं बी ई कह सकता हूं, मैं बी डी को बी ई कह सकता हूं, और यहां पर डी सी को मैं सी एफ कह सकता हूं, क्योंकि एक ही पॉइंट से आने वाली जो दो स्पर्श रेखाएं वो बराबर होती हैं। फाइनली ए बी और बी ई मिलकर के तो ए ई बन गए, और जो डी ये वाला जो था सी एफ, क्या था ये सी एफ, और सी एफ और ए सी मिलकर के ए एफ बन गए। तो और आपको पता है ये भी एक पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट लाइन आई है, तो ए ई और ए एफ तो वैसे ही बराबर है। तो रिजल्ट आप समझ गए होंगे। अब आप जरा इस क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखो मैंने कैसे आंसर दिया तुरंत आधा, क्योंकि उसने आपको क्या कहा कि ये पी क्यू आर का परिमाप 37 डिग्री है। तो ये जो परिमाप है इसका, ये परिमाप जो है, परिमाप ये 37 है, और मैंने क्या आपको समझाया भाई कि इसका परिमाप किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ ए ई। तो यहां पर अगर मैं इसका परिमाप किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ पी एस, ये पी एस है, ट्वाइस ऑफ पी एस कह लो या ट्वाइस ऑफ पी टी कह लो या ट्वाइस ऑफ पी टी कह लो, ये इसके परिमाप के बराबर है। और परिमाप कितना है भाई, 37 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया था, पीटी पूछा गया था, तो ट्वाइस ऑफ पीटी अगर 37 है तो पीटी कितना होगा, 37 में 2 से डिवाइड करेंगे 18.5। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। आपके सीजीएल मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन देखिएगा जरा, जिसको आप चुटकियों में कर सकते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं तो। देखो इसने क्या कहा, एक वृत्त ट्रायंगल की बीसी भुजा को, बीसी को तो करेगा ही करेगा, तो आप देखिए मैं आपके सामने फटाफट से बनाता हूं। ये आपके सामने एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, आगे बताएगा भी हमारे को, बिल्कुल इसके बिना तो ये कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं होता। बीसी को डी पर स्पर्श करता है, तो डी पर स्पर्श करता है वृत्त, तो वृत्त मेरे को कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। देखो ये यहां पर डी पॉइंट पे टच करता है, आगे भी 2 पॉइंट मिलेंगे जरूर से, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी आगे बढ़ाने पर ई और एफ को स्पर्श करता है, तो ये ई पे स्पर्श करता है और ये एफ पर स्पर्श करता है। तो क्या होगा भाई, ट्वाइस ऑफ ए ई या ट्वाइस ऑफ ए एफ वो किसके बराबर होगा, वो इस ट्रायंगल के परिमाप के बराबर होगा। ये मैंने आपको साबित करके भी बताया। अब इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, ए बी 12.2 है, ए बी 12.2 है, ए सी 9.5 है, 9.5 है, और बी सी, ये बी सी 7.3 है, 19 28 ये 29 बन रहा है। परिमाप जो है ये 29 बन रहा है, पैरामीटर 29 बन रहा है। पूछा क्या है, बीई, ये इतना सा पूछा है। तो अगर ये 29 है तो ए इसका आधा होगा भाई, ये ट्वाइस ऑफ ए होता तो ये हो गया 14.5, 14.5, तो 2.3 बच गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? देखो आपको मैंने क्या समझाया, मैंने आपको समझाया, आपसे पूछा इसने बीई, तो आप चाहें तो ट्वाइस ऑफ ए ले सकते थे, चाहे तो ट्वाइस ऑफ ए एफ ले सकते थे, लेकिन चूंकि इधर पूछा है तो मैं इसी को लेता हूं ना, उधर क्यों जाऊंगा। तो ट्वाइस ऑफ ए ई, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं अभी आज ही। ट्वाइस ऑफ ए ई किसके बराबर है, इस ट्रायंगल के परिमाप के बराबर है। ये हमने जोड़ लिया, ये 29 आता है। अगर ऐसा है तो ए ई कितना आएगा, 29 का आधा कर लीजिए 14.5। तो मुझे ये बताइए आप, ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ए तक 14.5 है, और जिसमें ए से लेकर बी तक 12.2 है, तो 14.5 में से अगर 12.2 घटाएंगे तो 2.3 बचेगा ना।
तो ये ए से ई तक तो 14.5 है और ए से बी तक 12.2 है। तो आप इसका डिफरेंस लेंगे तो ये वाला जो बीई है ये कितना निकल कर रहा है 2.3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 182, ध्यान दीजिएगा। उसने बोला इन द गिवन फिगर सी डी इज द डायमीटर, व्यास है, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी बी ए। आप जरा ध्यान दीजिए सभी लोग, आपके सामने ये फिगर बनाकर दिया इसने सीजीएल प्री, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर हम यहां बात करें तो आपसे पूछा क्या है, आप इस पर फोकस करें केवल, सी बी ए, उसको इससे मतलब है केवल ये कितना होना चाहिए। अब ये कितना होना चाहिए अगर अपन थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ये काम 10 सेकंड में हो सकता है। कैसे हो सकता है आप एक बात बताइए मेरे को। आपको ये जो डायमीटर शब्द दिया है व्यास, ये क्या करने के लिए दिया है। आपको मैंने आर्क की जब बातें की थी तो आपसे 3 बात की थी। पहली, कोई भी आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाता है सरकमफ्रेंसेस पे उसका आधा बनाता है। दूसरी, एक ही आर्क सरकमफ्रेंसेस पे इक्वल एंगल बनाता है। देखा जाए तो पहली और दूसरी एक ही बात है, आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जो तीसरी बात मैंने बताई थी वो ये बताई थी कि जो डायमीटर है, जो सर्कल का व्यास है, उस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप समझिए इस बात को, ये जो डायमीटर है उसने बोला है, देखो आप, सी डी वृत्त का व्यास है। तो ये जो सी डी व्यास है इससे मैं क्या बना सकता हूं, मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं क्या, इस डी को ए से मिलाता हूं। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां इसको मिलाऊं, ये आपको क्या ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री नजर आ रहा है, बताइए मुझे। क्यों? क्योंकि ये सी डी तो व्यास है और ये डायमीटर हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब आप एक बात मुझे बताइए, एक ट्रायंगल में आपको बताता हूं, एडीसी, आप जरा देखिए ट्रायंगल एडीसी। देखो मैं आपको बताऊं, दो ही तरीके, दो ही बातें दुनिया में आपको पास करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें काम करेंगी। ये मेरा 21 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। पहली चीज, सही नॉलेज, ये पहली चीज। दूसरी, जबरदस्त प्रैक्टिस। दूसरी और पहली दोनों का क्या फर्क है। अगर आप जाना चाहते हैं जयपुर से दिल्ली, आपको जाने का रास्ता ही गलत पता है, आपको अजीब सा उल्टा पुल्टा रास्ता पता है, तो आपकी नॉलेज ही गलत है। अब चाहे आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, उस पर कैसी भी गाड़ियां चलाओ, क्योंकि आपको रास्ता ही बहुत गलत मालूम है, तो आप कंपटीशन में आगे निकल ही नहीं सकते। तो पहली चीज तो ये जरूरी हो गई, आपको सही रास्ता पता हो, सही मेथड पता हो, सही टेक्निक पता हो, सही थ्योरम पता हो, सही अप्रोच पता हो, सही शॉर्टकट पता हो। ये सबसे आखिरी में बोला शॉर्टकट, क्योंकि ये शॉर्टकट क्या है, ऊपर से टपक कर नहीं आती। ये शॉर्टकट आती है दो चीजों से, एक कॉन्सेप्ट को सीखने से, और दूसरी जो सबसे सच्ची बात है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से। मैं, आप लोग मेरे फैमिली मेंबर की तरह हैं, तो मैं आपको एक सच बताता हूं, बताने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं बताता हूं आपको, लेकिन मेरा सच आपको फायदा पहुंचाएगा। जब मैंने 21 साल पहले 1999 अगस्त 99 में पढ़ाना शुरू किया था, तब में और उसके 2-3 साल बाद में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। क्यों फर्क आ गया था? क्योंकि 2-3 साल बाद में पढ़ाते पढ़ाते मैंने, क्योंकि दिमाग तो चलता ही है ना, अपना इंटरेस्ट तो रहता ही रहता है जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, महारत हासिल करने का। तो पढ़ाते पढ़ाते ऐसी चीजें निकल कर आ गई कि बैठे बैठे ये सोचते रहते थे और बेटर कैसे होगा, और बेटर कैसे होगा। हालांकि अब नई चीजें ना के बराबर मिलती हैं, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया कि अब ज्यादातर चीजें वही मिलती हैं, फिर भी अभी भी कभी कभी कुछ नया मिल जाता है। इसलिए आपको दो ही चीज काम करेंगी, आप फालतू की चीजों को छोड़ दीजिए। पहली, सही नॉलेज लीजिए। सही नॉलेज के लिए सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सही किताब होनी चाहिए, सही टीचर भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से टीचर लगभग सभी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपन को यह तो देखना ही पड़ेगा ना। एक बात बताइए, फिर तो सारे स्टूडेंट्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर कुछ पास होते हैं और बाकी पास क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी अप्रोच में फर्क है। पहली नॉलेज सही रखी है, केवल नॉलेज वाले भी बहुत देखे हैं, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करते तो आदत नहीं हो पाती। यही दो चीजें आपको पास करवाएंगी। इसलिए ये चीजें क्या होंगी,
तुरंत क्लिक करने लगेंगी। कैसे? अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो, और नॉलेज सही है तो सही रास्ता चलेंगे। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया एडीसी। अगर मैं एडीसी की बात करूं तो ये 90 है, पक्की बात है। ये 38 है, तो ये 52 बचा क्या? क्या ये 52 डिग्री बचा या नहीं बचा, मुझे बताइए। अब ये 52 डिग्री बचा तो मुझे आप एक बात बताइए, अभी मैंने जो कहानी बताई आपको आर्क के 3 पॉइंट, तो 3 में से जो दूसरा पॉइंट है वो क्या बताया था? दूसरा पॉइंट बोला था एक आर्क परिधि पर एक समान एंगल बनाती है, और मैंने ये आपको सिखा रखा है। तो एक बार आप मेरे साथ इस आर्क एसी को देखिएगा। अगर आर्क एसी को अगर आप देखते हैं तो ये आर्क एसी जरा देखिए, ये एंगल बना रही है 52। अगर ये एसी परिधि पर ये एंगल बना रही है 52, तो ये एंगल भी तो 52 ही बनाएगी, ये भी तो 52 ही होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता तो ये भी तो 52 ही होता, अगर ये ऐसा होता तो ये भी तो 52 ही होता, तो ये सारे ही 52 होते कि नहीं होते? तो आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। इन माय ओपिनियन इट इज अ डैम इजी क्वेश्चन। जरा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 आपके सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल है, सेंटर तो होना ही है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बहुत प्रश्न आते हैं, और मैं आपको बताता हूं इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको सब पता होनी चाहिए। एंड ए सी इज ए डायमीटर। अब जरा देखिए, आगे की चीज हम पढ़े उससे पहले हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल रहा, सर्कल में सेंटर उसने खुद ने बता दिया ओ, और इसने बोला डायमीटर क्या है बताओ? एसी। डायमीटर क्या है? एसी। आगे क्या बोल रहा है? क्योंकि ये ए सी तो ठीक है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो ए बी सी डी बनेगा ना, तो ए सी अगर है तो बी डी। एक बार देखते हैं, कोट्स ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस टू मीट ई। सही है। अब जरा ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, मैं आप कहें तो अगले पेज पर बना दूं, स्पेस नहीं मिल पाएगी अपन को यहां पर कुछ भी लिखने के लिए। अगले पेज पर यहां बना लेते अपन, तो स्पेस अपन को अच्छा मिल पाएगा। जरा इधर देखिएगा, ये सर्कल का सेंटर है। एक बार सेंटर को छोड़ो, आप डायमीटर बनाओ। ये सर्कल का सेंटर बन गया, ये सेंटर ओ है। डायमीटर बोला था उसने एसी, डायमीटर बोला था एसी, और जो क्वाड्रिलेटरल बोला था वो बोला था ए बी सी डी। देखो आप, जो क्वाड्रिलेटरल बोला वो ए बी सी डी बोला। इंपॉर्टेंट बात यह कि कोट्स जो जीवा ए बी और डी सी है, जीवा, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। ए बी और सी डी नहीं बोला, डी सी बोला, ढंग से समझना। ए बी और डी सी इसको आगे बढ़ाया गया ई तक, ए बी और डी सी को ई तक बढ़ाया गया। अगर ये कोट्स हैं, जीवा है, तो ये तो आपको मालूम है आगे बढ़ा रहे हैं अपन, तो बाहर ही मिलेगी। अपन खूब अच्छे से बातचीत कर चुके। अगर ये अंदर इंटरसेक्ट करती तो बात अलग थी। अब आप देखिए, आपको एसी तो मिल रहा है, बट ये जीवा का नाम ए बी है, तो ए बी कहीं ना कहीं ऊपर बना सकते हैं यहां ए बी, ठीक है। डीसी, अगर मैं डीसी की बात करूं तो डी यहां बना सकता हूं, सी यहां बना सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। तो ए बी मैं यहां बी बना सकता हूं और इसको आगे प्रोड्यूस कर सकता हूं, और सी डी तो इसको भी आगे प्रोड्यूस कर सकता हूं, आगे जाके मिला सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं। और ऊपर मैंने स्पेस छोड़ी नहीं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं। कैसा? कि मैं बी इधर बना सकता हूं और डी इधर बना, दोनों से काम हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। मैं राय देता हूं, एक मैं बना रहा हूं, एक आप घर पे बनाकर देखना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। इधर देखो, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो डीसी है, डीसी का मतलब है डी से सी की तरफ चलना है, तो ये मैं चाहता हूं कि ये जब मिलना है तो फिर ये डीसी मैं जाऊंगा कि ये जो आपके सामने ये आपका सरकमफ्रेंस है, तो डीसी में डी लगभग इधर हो। अभी एक बार मैं करता हूं, फिर आप मेरी बात को समझ पाएंगे। जितना दूर हो उतना अच्छा रहेगा। तो ये डीसी जो कोड है वो ये रही, देखो ये आगे मिलना चाहिए। अब मैं यहां बनाऊंगा तो क्या होगा? ये यो मिलेगी, यो मिलेगी तो जितनी जल्दी मिलेगी। और ये जो बी है, ये बी भी क्या हो, थोड़ा इस तरफ हो, तो क्या होगा? ये दोनों आपस में जल्दी मिल पाएंगे। जरा देखिए, ये कोड आपका जो है ए बी, ये है ए बी और ये है डीसी।
इसको हमने आगे बढ़ाया, तो जब डीसी को आगे बढ़ाया और AB को भी आगे बढ़ाया, तो इस तरह से ये जाकर के E पॉइंट पर मिल गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप इसको कैसे भी बनाओ कोई दिक्कत, ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना इस बात का। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि डीसी कोड को हमने स्ट्रेट आगे बढ़ाया है, AB कोड को भी आगे बढ़ाया है, और ये जाकर E पॉइंट पर मिल गए, और ये डायमीटर AC दिया हुआ था। आगे क्या इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। CAE 32 डिग्री है। CAE ये ट्रेंगल है, देखो एक ट्रेंगल आपको नजर आ रहा है, CAE, ये पूरा ट्रेंगल ही नजर आ रहा है, देखो CAE, तो CAE इसने दे रखा है 32 डिग्री और E 27 डिग्री। CAE 32 डिग्री, CAE 32 डिग्री, तो ये एंगल दे रखा 32 डिग्री, और एंगल E केवल यहीं पर है और तो कहीं है ही नहीं। एंगल A कितना दिया हुआ था? 27 ना, 27 डिग्री, ये 27 डिग्री दिया हुआ है। अब पूछा क्या है? उसे पूछा CBD, CBD यानी कि CBD, तो CBD तो B और D को मिलाना पड़ेगा भाई, इसके बिना कैसे होगा? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे कैसे? तो CBD, तो आप यो बनाइए इसको, थोड़ा मेरे से ऊपर बन गया, कोई बात नहीं। CBD, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, CBD जो मैंने डार्क कर रखा है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना होना चाहिए, जरा ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट चाहिए। तो कैसे निकालें इसको? कैसे निकालेंगे इस वाले हिस्से को? अगर मैं देखूं आर्क CD, तो उस पर ये बन पा रहा है, तो आर्क CD पर ये भी बना सकते हैं हम, और ये जितना होगा उतना ये होगा। आप देखो क्लू, मेरी बात समझ पा रहे हो? और ये बहुत आसानी से नजर आ रहा है मेरे को। कैसे नजर आ रहा है आपको पता है ना? डायमीटर है ये, और डायमीटर जो है वो हमेशा सरकमफ्रेंसेस पे कितना बनाता है? 90 डिग्री। डायमीटर सरकमफ्रेंसेस पे कितना बनाता है? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है या नहीं है? अब मुझे ये वाला चाहिए, क्योंकि ये जो आर्क है, कौन सी? DC, ये जो आर्क DC है, ये जो बना रही है यहां पर देखो, क्योंकि एक आर्क जो है सरकमफ्रेंसेस पे इक्वल एंगल बनाती है, तो ये जो आर्क DC है, अगर यहां पर मैं देखना चाहूं तो B पर उतना ही बनाएगी जितना ये A पर भी बनाएगी। तो किसी तरह से मुझे अगर ये मिल जाए, तो ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए, ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए। क्या मुझे ये मिल सकता है? ये मुझे बहुत आसानी से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? ये 90 है, ये मुझे 31 मिल गया। कितना मिल गया? 31। 31 कोई ऑप्शन है? 31 ऑप्शन नंबर A आंसर है। देखो जरा ध्यान से, एक बात बताइए मेरे को, मुझे अभी ट्रायंगल किससे मतलब है? मुझे ट्रायंगल से मतलब है DAC, मुझे ट्रायंगल D है, ये DAC से मतलब है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे ये एंगल C नहीं मिल सकता? मुझे ये एंगल C मिल सकता है। एंगल C अगर मैं देखूं, तो ये एंगल C ट्रायंगल CAE का एक्सटीरियर एंगल है, और ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम। किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम, यानी कि 32 + 27, तो ये 59 होना चाहिए, और ये 59 होना चाहिए। ये 90 है ही, क्योंकि ये डायमीटर पे तो 90 बनता है, ये 90 है, ये 59 है, तो ये कितना बचा भाई? 31 डिग्री। ये कितना बचा? 31 डिग्री। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाली जो आर्क है, अगर ये वाली आर्क इधर 31 बना रही है, तो सेम आर्क इधर भी कितना बनाएगी? 31 ही बनाएगी। तो यहां पर आंसर दीजिएगा 31। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। ये बहुत आसान सा प्रश्न था, बस ये बनाने में समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना आपकी प्रैक्टिस अगर हो तो एग्जाम में करने में इतना वक्त नहीं लगेगा। तो ऑप्शंस में आपका ऑप्शन नंबर A यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184 पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O। आपको पता है टेंजेंट लाइन तो बाहर से ही आती है, PA और PB है, तो पॉइंट P से चल रही होंगी ये, A और B, PA और PB फ्रॉम ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको टेंजेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। ये बाहर कोई पॉइंट है P, और ये जो आपके सामने नजर आ रही है ये PA, थोड़ा बनने में ऐसा बन गया, कोई बात नहीं। ये जो है इसको आप P मान लीजिए पॉइंट को, ये PA है, ये PB है। और आपको मालूम है बहुत अच्छे से, मैंने ये बता रखा है आपको
कि पीए और पीबी आपस में बराबर होती है, आज भी हमारी बात हुई। ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल, वो तो है ही। ए पी बी 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। ए पी बी ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ए पी बी कितना दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ है। पूछा क्या है? ओ ए बी। ओ ए बी, तो ओ को सेंटर बनाना पड़ेगा पहले। ओ ए बी, आप यहां पर इसको मिला दीजिए। ये वाला जो एंगल है ये चाहिए हमारे को, ओ ए बी, ये आपसे पूछा गया। ओ ए बी ये कितना होगा, ये जानकारी चाहिए। तो कैसे निकाला जाए? ध्यान दीजिएगा सबके सब लोग, ये आपको पता है कि 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये अगर एक ट्रायंगल में आपको दिखाना चाहूं, पी ए बी, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको एक ट्रायंगल दिखाना चाहूं पी ए बी, यानी कि ये लाइन ए बी वाली लेनी पड़ेगी आपको, ये ए बी जो मैंने ग्रीन कलर से बताई है, ये पी ए बी। तो मुझे ये बताइएगा, क्या पी ए बराबर पी बी है? क्या ये पी ए बराबर पी बी है? तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। अब तीनों एंगल्स का सम तो होता है 180 डिग्री, तो 30 तो मुझे पता है, तो 180 टोटल में से अगर मैं 30 घटा दूंगा तो बाकी बचेगा 150, और ये 150 बराबर बराबर दो भागों में डिवाइड होना चाहिए। तो ये 75 डिग्री आंसर है, 15 डिग्री आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये वाला जो है एंगल, ये वाला एंगल कितना बताइए? 75 डिग्री। ये वाला एंगल भी 75 डिग्री, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है तो दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। और ये पी ए बी जो ट्रायंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 बनना ही बनना है। अब एक और चीज है जो मैंने आपको कई बार समझाई, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। क्या मैंने आपको यह बात बताई थी कि नहीं, मुझे बताएं, कि अगर ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट लाइन है और ये सर्कल का सेंटर है, तो मैंने आपको ये सिखाया था, प्रूव भी किया था कि ये जो अंदर ये रेडियस ही तो है, ये क्या है भाई, रेडियस ही तो है। तो मैंने ये आपको प्रूव किया था कि रेडियस और ये जो टेंजेंट लाइन है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर साबित होता है। अगर मैं मान लीजिए इसको नाम ओ ए दूं, ये पी क्यू है मान लीजिए, तो ये ओ ए परपेंडिकुलर साबित होता है किस पर बताइए? पी क्यू पर। ये हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप जरा देखिए, इसी पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये एक सेंटर है और ये ओ ए रेडियस है, तो क्या ये 90 डिग्री बनाएगा? ये टेंजेंट जा रहा है यहां पर, तो ये पूरा की पूरा, ये कंप्लीट जो है पूरा की पूरा, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट पूरा की पूरा 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 में से ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं बात करूं ये वाला हिस्सा जो है, ये तो 75 है। इस 90 में से ये वाला हिस्सा 75 है, तो फिर ये वाला जो हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा कितना बच गया? ये 15 बच गया ना। तो 15 प्लस 75 ये 90 बनता है। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। तो आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 इज द राइट आंसर। होपफुली समझ पा रहे हैं बात को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 185, 185, ये आपको एग्जाम में मिला, ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ करके मिला हुआ है। क्वेश्चन क्या जरा देखिएगा। आकृति में आरपी तो टेंजेंट लाइन है और आर ओ तो अंदर जा रहा है। जरा देखिए, आरपी केंद्र ओस वाले वृत्त पर बाएं बिंदु आर से खींची गई एक स्पर्श रेखा है। तो आर से खींची गई स्पर्श रेखा है जो पी पॉइंट पर मिल रही है, इस परिधि पर टच कर रही है, मिल नहीं रही, टच कर रही है। अब इंफॉर्मेशन में क्या दिया? आर ओ क्यू 118 डिग्री है। आर ओ क्यू ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 118 डिग्री है। 118 डिग्री है। पूछा क्या आपसे? एंगल पी आर ओ पूछा गया है। तो पी आर ओ ये वाला एंगल उसको चाहिए आपसे, ये वाला एंगल आपको इसको चाहिए। तो अपन को ये वाला एंगल निकालना है, दिस एंगल, कि ये कितना होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए?
आपको खुद को एक बार ये वीडियो पॉज करना चाहिए और अपने हिसाब से दिमाग लगाना चाहिए कि ये आपके हिसाब से कितना आएगा। आंसर आएगा 28 डिग्री, 28 डिग्री, बी ऑप्शन, एंड इट इज वेरी वेरी इजी। आप एक बात बताइए मेरे को, बहुत मैं अभी अभी आपको बता चुका, सेंटर से ये रेडियस दिख रही है आपको ओपी और ये टेंजेंट लाइन दिख रही है, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है ये 90 डिग्री है। ये कोई डाउट का काम ही नहीं है कि ये क्या है, बताइए 90 डिग्री है। आप मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल मैं आपको दिखाता हूं, ट्रायंगल PRO, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, वैसे जनरली POR बोलते हैं, सेंटर को बीच में लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं POR या PRO कहूं तो आप मुझे बताइए, क्या आपको इस ट्रायंगल PRO में कोई एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है? हां, इस एंगल O का एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको 118 डिग्री। और इस किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम। तो इसका मतलब ये 118 डिग्री इसके इंटीरियर अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, यानी कि एंगल R प्लस एंगल P दोनों मिलाकर के 118 डिग्री होने चाहिए। और जिसमें ये एंगल P ऑलरेडी हमें पता लग रहा है, चूंकि ये परपेंडिकुलर बनाया तो 90 डिग्री है, तो फिर ये एंगल R कितना बचा? 118 माइनस 90 यानी 28 डिग्री। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 186, ध्यान दीजिएगा। ABP एंड ACQ आर टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। आप समझ रहे हैं, ABP तो ये B पॉइंट पर सर्कमफ्रेंस को टच करेगा और ये C पॉइंट पर टच करेगा। आर टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल एट पॉइंट B एंड C, ये इसने बोल दिया, ठीक है, लेकिन आप सोचो इसके अलावा हो भी क्या सकता है, रेस्पेक्टिवली। एंड CD इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये डायमीटर है तो अपन एक सर्कल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर मैं बात करूं यहां पर तो देखो सर्कल, ये आपके सामने एक सर्कल है, दो टेंजेंट बनानी है ABP, तो अपन एक बाहर से पॉइंट लेते हैं A, क्या बनाते हैं A, तो ये यहां पर ये मैंने बनाई टेंजेंट इस तरह से ABP, और एक है ACQ, तो यहां से मैं बात करता हूं आपसे ACQ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको बहुत अच्छे से मालूम है, कितनी बार तो बता दिया अपन ने कि AB और AC हमेशा बराबर होते हैं। B और C, आगे जो पॉइंट बोला गया वो जरा देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CD इज द डायमीटर। अब मुझे ये ABC तो नजर आ रहा है, PQ भी नजर आ रहा है, मुझे D चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी जब बाहर से कोई पॉइंट से ये दो टेंजेंट लाइन आती है तो जहां पर टच होती है, हमेशा याद रखना ये वाली आर्क हमेशा माइनर आर्क साबित होती है। क्या साबित होती है? हमेशा माइनर आर्क, माइनर आर्क साबित होती है ये वाली। दिस विल ऑलवेज बी द माइनर आर्क, हमेशा, और ये मेजर आर्क होगी, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। तो एंगल अगर ऑब्ट्यूज बनाना है तो इधर बनाना पड़ेगा, और एक्यूट बनाना है तो उधर बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है इसके आगे देखिए, इफ PAQ 40 डिग्री है, PAQ ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री है, ये वाला एंगल उसने दिया कि ये एंगल 40 डिग्री है। पूछा क्या है? DBP, अच्छा डायमीटर तो अपन ने बनाया नहीं ना, D तो तभी आएगा। अच्छा चलो डायमीटर बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग थोड़ा सोच करके, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, और अभी मैंने आपको बताया, इसीलिए बताया था ये बात कि ये पॉइंट B और C जो सर्कमफ्रेंसेस पे होते हैं, ये जहां पे टच करते हैं इस टेंजेंट लाइन के, उससे ये माइनर आर्क बनती है। तो ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये C और D किसी भी कीमत पर यहां तो टच हो ही नहीं सकता ना भाई, यहां पे तो टच हो ही नहीं सकता। ये अगर मैं इसको B और C को टच करूंगा, मिलाऊंगा, तो एक कोड तो क्या होगी, ये छोटी बनेगी। और दुनिया में सबसे बड़ी कोड क्या होती है? डायमीटर ही होती है। तो आपको CD डायमीटर बनाना है तो इसको CD बिल्कुल सेंटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको,
और सी यहां पर है। अब सी इधर होगा तो डी में इधर कैसे बना सकता हूं, तो इधर बनाऊंगा तो छोटा हो जाएगा ये तो मुझे ऐसे बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये आपको समझना चाहिए, छोटी छोटी बातें बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो सेंटर है ये सीडी डायमीटर है, डायमीटर ऐसे ही बन पाएगी इसके अंदर। तो अब उसको चाहिए डी बी कहां पर है? यहां पर अगर मैं बात करूं डीबीपी तो कहीं है ही नहीं, अच्छा सॉरी ऊपर है ना, ये रहा डीबीपी, ये रहा डीबीपी। थोड़ा सा कंसंट्रेशन कभी कभी हो जाता है, नहीं किसी से भी हो सकता है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये उसको चाहिए। दिस एंगल जो मैंने रेड में येलो में बना दिया, ये वाला एंगल उसको चाहिए, डीबीपी। अब ये कैसे निकालें, कैसे निकालें इसको? अगर हम बात करें तो देखिए ये 20 है, अगर मैं इसको बनाऊं तो 70 है, ये 20 आंसर आएगा 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। आप समझिए, मैंने आपको आज में ही कई बार बता दिया कि जब भी डायमीटर की बात होती है तो डायमीटर पे 90 डिग्री का एंगल हमारे को हमेशा काम आता है। तो एक बात बताइए मेरे को ये एंगल चाहिए, ये एंगल मुझे चाहिए डीबीपी, ये पूछा गया डीबीपी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये एंगल डी, ये डायमीटर है, तो डायमीटर से इसके सर्कमफ्रेंसेस में ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है? क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है? क्या मुझे बताइए, ये वाला एंगल हमेशा डायमीटर पे 90 डिग्री ही होता है, ये हमेशा 90 डिग्री ही होता है। दूसरी चीज मुझे ये बताइएगा कि ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपको सिखाता हूं ना इसलिए टाइम लग जाता है, वरना ये मैं सच बता रहा हूं आपको, ये 5-10 सेकंड का काम है और बिना डायग्राम को बनाए ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। देखो यहां मैं बात करूं तो ए बी सी, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूंगा तो ये ए बी और ए सी बराबर है। अगर ए बी और ए सी बराबर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर ऐसा है तो ये एंगल भी बराबर होने चाहिए। कौन से एंगल? ये एंगल बराबर होने चाहिए। अब मुझे इतना सा जवाब दे दीजिए आप लोग कि ये तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 40 इसमें से चला गया, 180 में से 40 चला गया तो बचा कितना? 140। 140 को इक्वल 2 भागों में बांट दीजिए तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल 70 डिग्री है। आप मुझे एक बात बताइए, एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है ना भाई, पहली क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग इस बात को। तो ये अगर 70 है, ये अगर 90 है, तो ये बचा कितना? अरे ये बीसी तो बचेगा, बताओ मेरे को। अरे टोटल तो 180 करोगे ना इसको, तो क्या बचेगा? 20 डिग्री एंगल। उम्मीद है मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, आगे फिर क्लास करेंगे। इंटरेस्टिंगली कल मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था कल वाली क्लास के बाद में, तो कुछ बच्चों का चैटिंग चल रहा था कि सर ने जो है रेड अलर्ट दे दिया है कि जब भी ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो रुक जाएंगी, तो अपन को फायदा उठाना चाहिए। मैं देखो एक लाइन बहुत बार बोलता हूं, आज मैं फिर बोलना चाहता हूं। मैं हमेशा आपसे बात करता हूं फैमिली मेंबर की तरह, मैं टीचर और प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह बात ही नहीं करता, और ना मैं वैसे काम करने की कोशिश करता। लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, ऑफलाइन क्लासेस चाहे कितनी भी चल जाती तो भी मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन आप सोचकर देखो, इतनी मेहनत करने के बाद एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, इसकी पीपीटी बनती है, बहुत मेहनत होती है ना। उसके बाद में अगर हम देखें कि व्यूज अगर इतने कम हो, अगर आप सोचो व्यूज अगर के में भी ना पहुंचे, या तो कंटेंट अच्छा नहीं हो, कंटेंट अच्छा नहीं हो तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए। देखो अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको फायदा नहीं मिल रहा, तो वैसे ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है पर्सनली कि ऐसा है नहीं, तो फिर उसके बाद में अगर व्यूज कम आएंगे तो आप सोचो अपन कैसे अपना मोटिवेशन बरकरार रखेंगे, है ना। तो ये थोड़ी मजबूरी रहती है, खैर कोई बात नहीं, अपन कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सके। मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उनका नुकसान हो, उनको तो पूरा फायदा मिलना चाहिए। चलिए, मेरी तो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबका फायदा होना चाहिए। और पहला फायदा किस चीज में है? जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेने में, एट द अर्लीस्ट। कितनी भी बातें कर लो, कितने भी आप ज्ञानवान बन जाओ, देखो मैं कहने का अधिकार रखता हूं, मैं अधिकार रखता हूं क्योंकि मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, नहीं केवल मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को टॉप भी किया है। मैं खुद सरकारी नौकरी में रहा हूं बरसों तक। मैंने 16 जनवरी 2012 को रिजाइन किया है, रिजाइन किए करीब करीब 10 साल हो गया,
आप सोचो, मैं तो सब कुछ, इसीलिए आप एक बार अपने आप को प्रूव कर लीजिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसलिए ये बहुत जरूरी है, आपका कैसे तैसे जैसे नौकरी पाना। आपके कितने ज्ञानवान थे ये दुनिया कभी काउंट नहीं करेगी। काउंट सिर्फ इस बात को करेगी, रिजल्ट पॉजिटिव आया या नहीं आया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मैं भी इसको इसी तरह से थोड़ा देख रहा हूं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग के दिमाग में ये पता नहीं कैसे साइकोलॉजी बैठ गई कि कोई चीज फ्री में मिल रही है ना, तो वो इतनी अच्छी हो ही नहीं सकती, तो हम उसको देखना ही नहीं चाहते। और वही चीज अगर पैसे में मिल रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप देखो ये कितनी अजीब सी बात है। तो जो आदमी मेहनत करना चाहता है उसके लिए फिर ये थोड़ा सा परेशानी वाला काम तो होता ही है ना? आप सोचो, मेरी जगह खुद को रखकर देखो एक बार, फिर आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।